वैसे तो इस पर 14 को ही चर्चा कर लेते शाम को, तब भी ठीक था, लेकिन आज इस वक्त से पहले मुझे लगा इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि 17 में जब आपने अश्वमेध यज्ञ किया और सब दिग्दिगंत में सब जगह जीत लिया, आपका घोड़ा सब जगह से आ गया सुरक्षित, और 316 या कितनी सीटें जीती, 325 शायद एलाइज के साथ मिला के, नंबर में कुछ गड़बड़ हो सकता, उतना मुझे याद नहीं रहता। सही कहा। लेकिन ये जो जमीन है जहां 14 तारीख को वोट पड़ना है, ये जमीन 17 में भी आपके लिए कठिन थी, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में कुल 47 जीती थी, उसने अकेले इसी इलाके में 15 जीत ली थी 17 में। ये वो दौर था जब आप राजसूय यज्ञ कर रहे थे। आपका कहना सही है, चुनाव कोई भी हो, चरण कोई भी हो, सब कठिन होता, सबके लिए कठिन होता। जी। ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे लिए बहुत आसान है, ये सत्य है। ये जमीन की जो बात कर रहे हैं, ये जमीन 14 में भी थी, 17 में भी थी, 19 में भी थी, और वही जमीन 2022 में जी। और दूसरी मजेदार बात यह है कि तब भी समीकरण में गठबंधन था, कभी कांग्रेस से था, कभी बसपा से था। ये बात और है कि इस बार वो गठबंधन बदल गया है, जैन जी के साथ है। तो राजनीतिक पार्टियां अपनी तरह तरह की रणनीति बनाती और चलती है। पहला चरण का चुनाव हो, दूसरे चरण का चुनाव हो, चाहे छठवें और 7वें चरण का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, कानून व्यवस्था और विकास। हम जहां भी जा रहे हैं, हमारे नेता जहां जा रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय नेता हो और चाहे प्रदेश का नेता हो, हम दो ही बात कर रहे हैं, भैया 2000। अच्छा, कब्रिस्तान की बाउंड्री कानून व्यवस्था में आती है सिंह साहब? कब्रिस्तान की बाउंड्री कानून व्यवस्था का इशू है क्या? बहुत अच्छा पूछा आपने। ये विकास का मुद्दा है। अच्छा। किसी के विकास के लिए कानून, ये बाउंड्री वाल थी, और किसी के विकास के लिए जो है काशी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी है, वो भी विकास में आता है, और जो है कब्रिस्तान का बाउंड्री वाल भी। ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है ना। वार्ड से बखूबी कौन जानता है। और आपने तो एक दिन इस पर बहुत अच्छा आपने डिबेट भी किया था, कभी इस पर जो है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पर और सारी चीजों पर। ये अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें इसी दो चीजों के अंतर्गत आती है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो। ये सब विकास और कानून व्यवस्था। अभी आपने कहा ना देवबंद में टीएस की जो है उत्तर प्रदेश की सरकार स्थापना करे, ये भी कानून व्यवस्था में आती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लगातार दंगे हुए, ये भी कानून व्यवस्था में आते हैं। और जितने गुंडा माफिया और अपराधी हैं, ये भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये बड़ा बड़ा दायरा है। हाँ, ये बात और है कि जो हमारे निकटतम लड़ने वाले हैं, उन्होंने बहुत पहले इशारा करके नारा दे दिया, वाईएम वाईएम वाईएम। और देखिएगा नारा इनका बदलता रहता हर बार, लेकिन फिर ये आएंगे उसी स्थान पर जहां ये 2017 में इनकी दुर्गत उत्तर प्रदेश की जनता ने। क्यों कि 2017 और 22 और 2012 और 17 जनता उस सरकारों को न भूली है, न उनके काम को भूली है, न उनके विकास को भूली है, न उनके दंगे को भूली है, न गुंडा माफियाओं को भूली है। तो भैया मैदान में आओ, इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं। ये जो चरण है, ये पहले चरण के मुकाबले, पहला चरण भारतीय जनता पार्टी ने 58 में 53 जब जीती थी, तब भी आप सब लोग थे, ये बात ठीक है। ये भी ठीक है कि तब भी वहां मुस्लिम आबादी एक साइजेबल नंबर में थी। बड़ी खुल के बात करता हूं मैं, इशारों में नहीं। लेकिन वो बहुसंख्यक आबादी के आंकड़े से पार तो नहीं जा सकती। तो आप लोगों ने जब मुस्लिमों को एकजुट करने की कोशिश की, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू एकजुट हुआ, तो वो 58 में 53 जीते, 17 में। ठीक। ये जो जिसमें आज मैं बहस करने आया, इस इलाके की डेमोग्राफी अलग है, अगर आप लोग परिचित होंगे। ठीक। यहां बहुत से विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां 40, 45, 50% मुसलमान हैं। क्या
वहां आप डेमोग्राफी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ओपी सिंह की पार्टी 17 में वहां नहीं चेंज कर पाई। आप इस दूसरे चरण के चुनाव को, क्योंकि आपकी का जो पार्टी है, मुझे लगता है उसका एक्टिव रोल बस यहीं तक रहेगा। फिर तीसरे चरण में चुनाव उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में आ जाएगा, जो खुद मुलायम सिंह जी का इलाका रहा है, वहां की तरफ चल देगा तीसरे चरण से। कैसे देख रहे हैं भाई दूसरे चरण को, रोहित अग्रवाल? अमिताभ जी, कल वोटिंग हुई, आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट और अच्छी आ चुकी होगी। कल शाम को हम लोग डिबेट में थे और आज जो है, आज अब लगता है और अच्छी आ चुकी होगी। तो जहां पे 90% सीटें ये जीत के आए थे 58 में से, वहां इनका सुकड़ा साफ होने जा रहा है। तो अब ये दूसरे दौर में तो आप खुद ही बता रहे हो कि क्या स्थिति थी इनकी। दूसरी चीज, अब भाजपा के प्रवक्ताओं के लिए बड़ी विकट संकट आ गया है। जब आपने इनसे कहा कि साहब विकास की जब बात होती है तो क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री विकास में आती है, तो ओपी सिंह ने खूब जोर लगा के कहा कि देखो इनके लिए विकास की मुद्दा था कब्रिस्तान की बाउंड्री। उसके बाद वो कहना चाहते थे कि फलाना अस्पताल, डिकामा इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन याद ही नहीं आया कुछ। क्यों नहीं याद आया? कुछ बनाया हो तब तो याद आए, धरती पे है नहीं। अब ओपी सिंह रहे वरिष्ठ पत्रकार, झूठ निकल नहीं रहा इनके मुंह से, तो इनको याद आया काशी का कॉरिडोर। क्यों? क्योंकि इससे दो मुद्दे क्लियर हो गए कि भाई धर्म के नाम पे ही राजनीति करनी है इनको। तो जो सुबह क्लास दी जाती है व्हाट्सएप पे, जो इनको क्लास होती है, वो ये कहा जाता है किसी भी तरीके से चुनाव को धर्म के नाम पे मोड़ो, जाति के नाम पे मोड़ो, मुद्दों पे मत बात करना। मुद्दों पे बात करोगे तो फंस जाओगे। तो अब ओपी सिंह जी भाई रहे पत्रकार, अब उनसे तो सच निकलेगा ही निकलेगा। तो उनके मुंह से खटाक से निकला कि साहब भोले बाबा का हमने कल्याण किया है साहब, है ना। अब आप सोचो, ये गाना गाते हैं कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना गाते हैं। आप बताओ अमिताभ जी, अब मतलब जो खुद राम के नाम पे आया हो वो गाना गा रहा है कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अरे महाराज, खुद तो राम के नाम पे आए हो सरकार में, 14 में, 17 में, 19 में, और अब गाना गा रहे हो कि हम लाए जी। कुछ तो ऐसी रखो जो जनता हजम कर पाए। ऐसा मत करो बिल्कुल कि हाँ विषयांतर हो जाए। तो अब स्थिति यह है कि जो 58 वाले में कुछ नहीं कर पाए ये, जहां पे 53 सीटें जीत के आए थे, तो अब इसमें क्या कर पाएंगे? इसमें तो इनका सुखड़ा साफ ही होना है। मैं बड़ा कोशिश करता हूं, प्रियंका गांधी जहां जहां वो कुछ बोल रही हैं उनको सुनता हूं, देखता हूं। मैं सच में अभी तक नहीं समझ पाया कि सच्चाई के साथ, मतलब व्यवहारिक उसकी बात करूं, सैद्धांतिक में तो आप उत्तर दे दोगे, योग्य प्रवक्ता हो। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विकट रण में अभी मुझे लग रहा है कि वो झपेटे में घुस ही नहीं पा रही है जहां युद्ध हो रहा है। घुसने कोशिश करती तब तक पता लगता है इतना तेज युद्ध दिखता है कि वो फिर हवा के साथ बाहर। कल पहले चरण का चुनाव था, जो हम लोगों के पास रिपोर्ट आई उसमें इनकी वालों की भी आई कि ये कहां अच्छा कर रहे लड़ाई में, और उनकी भी आई क्या, लेकिन कांग्रेस कहां मुख्य लड़ाई में है ऐसा कम दिख रहा है। दूसरे चरण में और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाएगी लड़ाई ध्रुवीकरण की, सच्चाई यही है। कांग्रेस उसमें फिर कैसे आ पाएगी, कहां आएगी? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही, लड़ाई आपकी एक हेड टू हेड दिख रही है बिटवीन समाजवादी एंड बीजेपी। तो आई थिंक हमें 10 मार्च तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 10 मार्च को जो रिजल्ट आएंगे वो 2017 से बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले होंगे, और हम सबके लिए होंगे जी। तो यहाँ पे जो अति कॉन्फिडेंट होके या ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं या हमारे जो बाकी साथी बैठे हैं, हम सबको इंतजार करना चाहिए 10 मार्च तक का। और जहां तक वोटिंग की बात है अमिताभ जी, मैं एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं एज अ रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आपसे बात कर रही हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों पे वहां अपना वोट कास्ट कर रही है। पिछले 5 वर्षों में यूपी की जनता को मिला क्या? उत्तर प्रदेश में अत्याचार मिला, किसानों पे अत्याचार, महिलाओं पे, युवाओं पे लाठीचार्ज मिला, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स लीक मिले, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई, उनके बाद बेल भी मिल गई उस इंसान को कल, ठीक है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इस पे जनता चुनाव लड़ेगी। और आपने भी कल कवरेज की, आपके चैनल पे भी दिखाया गया, बाकी चैनल्स ने भी दिखाया, जो आपने जनता से सवाल पूछा कि आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे, तो उन्हें रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बहुत जागरूक दिख रही है हमें। वो जाति और धर्म के नाम पे वोट आखिर कब तक डाले, कब तक उसी चक्रव्यूह में फंसी रहे
कि हमें जाति को आगे बढ़ाना है या हमें धर्म को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर यही करते रह गए तो उत्तर प्रदेश हमेशा ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स में निचले ही पायदान पे रह जाएगा। सबसे ज्यादा भुखमरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में ही रह जाएगी। आपका भी मामला कुछ ऐसा मैंने महसूस किया जब आप ये एंट्री लिए यूपी बॉर्डर में, आपसे मतलब ओवैसी साहब, तो उनका तब उनका सेंसेक्स बहुत ऊपर था क्या? अच्छा, कुछ टीवी चैनलों बात पूरी सुन लो तब जवाब दे पाएंगे, ऐसे नहीं है ना। कुछ टीवी चैनल्स ने भी बनाया ऐसा कि ओवैसी वर्सेज योगी फोटो लगा दी क्या, तो लगा कि मामला बहुत ही ऊपर जा रहा है। ओवैसी साहब ने भी कहा 100 लड़ाएंगे। धीरे 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 देखा शेयर मार्केट में शेयर डाउन होता चला गया। और फर्स्ट फेज के चुनाव में कल जो मेरी रिपोर्ट है, मुझे पता आप भी वही कहेंगे कि नहीं नहीं अमिताभ जी 10 मार्च को बात करेंगे, हमारे 100 में 90 जीतेंगे, ठीक, बट मैंने देखा आप टॉक ऑफ द टाउन नहीं रहे। यानी गली मोहल्ले चौराहे, चाय की दुकान, बूथ के बाहर, बीड़ी की दुकान पर, मूंगफली के ठेले पर अब चर्चा में आप उतना सक्रिय नहीं मुझे दिख रही पार्टी। क्या आप मानते हैं कि जो बेस बोर्ड था आपका वो उस जो आपकी का आकलन था या जो आपका अर्थमेटिक था उसके हिसाब से डिवाइड नहीं हो रहा? धन्यवाद अमिताभ जी, आपने बहुत जायज और सही सवाल किया है। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक विचारधारा का नाम है, एक पार्टी का नाम है, और जहां तक उत्तर प्रदेश के इस चुनाव की बात है तो इस चुनाव में हम बहुत मजबूती के साथ और बहुत तैयारी के साथ हम मैदान में उतरे हुए हैं। ये चुनाव बड़ा साइलेंट चुनाव चल रहा है। वोटर के मन में क्या है इसको भांपा नहीं जा सकता है। अच्छा। और वोटर किसके लिए वोट कर रहा है और कौन वोट पर चोट मार रहा है इसका हम आकलन नहीं कर सकते, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमारे अब तक के जहां जहां भी प्रत्याशी रहे वहां पे हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और हमारे हक में मतदान भी कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी एक खास वर्ग के लोग उनको पसंद करते हैं, एक खास तबका समाज का उनको पसंद करता है, जो पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग के युवा नौजवान हैं वो ओवैसी साहब को काफी पसंद करते हैं। और इसी माना करके हमारे लिए जो अब तक के जितने भी सीटों पर मतदान हुआ है हमारे लिए शुभ संकेत है, हमारे लिए अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम अच्छी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश के अंदर कर पाएंगे।